उस पर अलग से, चूंकि बहुत ज्यादा डिबेट हो गई है, तो बाद में अलग से इस विषय पे डिबेट होनी चाहिए। इसमें बहुत तर्क वितर्क की गुंजाइश है, स्थिति एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है जैसा देवेंद्र जी कहना चाह रहे हैं। इस पे बाद में अलग से डिबेट होनी चाहिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, इस पर डिबेट किया जा सकता है, और जैसा आप कह रहे हैं अपन इसके लिए पिटीशन के लिए प्रयास करें, और हम गांधी सर से और चर्चा करके इस विषय पर हम लोग एक बनाते हैं, पिटीशन बनाते हैं। सुरेश जी, आपके पास कुछ इसका राइट अप तैयार है क्या आप लोगों का? जी सर, कोई राइट अप तैयार है आपके पास इसका? एक सवाल ये भी था मेरा कि जो इसमें जब इन्होंने विपिन अग्रवाल ने, जब उससे पहले कोर्ट बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जो पुलिस स्टेशन में वहां शायद उन्होंने अर्जी भी दी थी जब उनको धमकी मिली थी। सर उतना डिटेल में नहीं बताया मुझे, एसपी जो है उतना डिटेल में नहीं बताया मुझे। जब मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय शिकायत की बात भी सामने आई थी कि उन्होंने थाने में शिकायत की थी कि उनको धमकी मिल रही है, और जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके पास ऐसी जानकारी मिली थी। टोटल 236 आरटीआई लगाए थे, जिससे वो परेशान थे। इसके लिए उनकी हत्या की साजिश की गई थी। टोटल उनकी जो आरटीआई है 236 कॉपी लगी हुई है। मैंने जब एसपी को पूछा, वो कॉपी आपके संरक्षण में है? बोले नहीं, वो हमारा काम नहीं है। एसपी ने बताया वो हमारा काम नहीं है, वो अलग जांच का विषय है। वो क्यों जांच का विषय नहीं है? वो तो मेन रीजन है हत्या का। मतलब इससे साफ मालूम पड़ता है कि किस लेवल का इन्वेस्टिगेशन है और किस सीरियसनेस की तहत चल रहा है। अगर आप बताइए मुझे कि जिस आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल करने के कारण एक व्यक्ति की जान जाती है और एसपी ये कहे कि वो हमारा विषय नहीं कि वो आरटीआई एप्लीकेशन का क्या हुआ और उसमें क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, या वो कौन सी आरटीआई एप्लीकेशन है, तो वजह तो वही थी। वजह वही थी सर। चार्जशीट में तो जाएगा ही ना कि ये आरटीआई एप्लीकेशन, ये आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी और इस वजह से इनकी हत्या हुई है। दिस शोज की लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। ऐसे तो फिर कोर्ट में अगर इस तरह की चार्जशीट बनेगी तो कोर्ट से बरी भी हो जाएगा आदमी। सर प्लानिंग उनका तो वही, जो एसपी के बात पर से लगा, प्लानिंग तो उनका वही है कि भाई कि इसमें कोई खास जांच नहीं किया जा रहा है जब तक हम उनको पर कुछ प्रेशर नहीं बनाते हैं। और दूसरा विषय और इम्पोर्टेंट है कि जो उस समय जो चर्चा ये आई थी कि उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत दी थी, शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और ये डीओपीटी का जो सर्कुलर है उसका उल्लंघन था। मैंने उस समय भी यही कहा था कि भाई जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने उनके थाने में उनके प्रतिवेदन पे कार्रवाई नहीं की, उनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की गई, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया गया नहीं लिया गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। राहुल सर, हेलो राहुल सर, इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं, 2014 में जो है गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें आरटीआई कार्यकर्ताओं की पूरी लिस्ट बनेगी। इसके लिए डीएम और एसएसपी जिम्मेदार हैं। अगर वहां पर लिस्ट नहीं बनी है और उस आरटीआई कार्यकर्ता के या उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है तो कहीं ना कहीं डीएम और एसएसपी 100% जिम्मेदार है। मैं अभी वो कॉपी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस कॉपी को आधार बनाते हुए जो पिटीशन बनाई जाए उसके लिए डीएम और एसएसपी को ही डायरेक्ट पार्टी बनाया जाए। उसने थाने पे दिया या नहीं दिया ये बात का विषय है, वो विषय तो बात का है, लेकिन अगर उसने अगर नहीं बनाया है, अगर वो लिस्ट नहीं बनी है तो कहीं ना कहीं वायलेशन वो लोग खुद के जिम्मेदार है, उस जिले के डीएम और एसएसपी जो भी होंगे। तो मैं यहाँ चाहूंगा जो पिटीशन तैयार हो उसमें इस बात का जिक्र करते हुए, अगर उसने थाने पे दी है, विपिन अग्रवाल ने थाने पे दिया है एप्लीकेशन, तो वो तो बहुत अच्छा काम करेगा। मान लीजिए उसने नहीं दिया है तो उसके लिए कहीं ना कहीं डीएम और एसएसपी को पार्टी बनाइए। जो ये लोग चार्जशीट को कमजोर करना चाह रहे हैं, हमें मजबूती प्रदान करने के लिए हमें काम करना होगा। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो जी जी अशोक कुमार जायसवाल जी, ये सजेशन आपका काफी अच्छा है, क्योंकि हाँ। ये वाला मैंने डीओपीटी का ये वाला सर्कुलर नहीं देखा, उससे पहले जो सर्कुलर निकला था जिसका नहीं सर राहुल सर, ये गृह मंत्रालय ने जारी किया है। इस पे मैं काम भी कर रहा हूं, मैं भी ये ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, जिसके लिए देश के सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं की हर प्रदेश में जिम्मेदारी डीएम और एसएसपी ले। अगर कहीं कोई आवेदन मिलता है, अगर पहले तो लिस्ट जारी होगी, लिस्ट इनको बनाना ही पड़ेगा, ये स्पष्ट तौर पे लिखा है। अगर उसमें कहीं भी अगर कोई 2013 में देखिए 2013 में एक एडवाइजरी जारी हुई थी
शायद वही है, मैं डेट कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसमें हाँ उसमें वो जो एडवाइजरी थी उसमें लिस्ट का तो नहीं मालूम, उसमें ये था कि कोई शिकायत करता है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट अगर शिकायत करता है तो उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वो मैंने उस समय ट्वीट भी किया था उस समय जब ये राहुल सर वही बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज है, मैं अगर ये घटनाएं कहीं होती हैं, आपको थोड़ी देर के लिए अपने से अलग रख के देखिएगा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सारे देश के सूचना आयोग जिम्मेदार है। 3-3 साल तक सुनवाई न होना, उस केस को अनावश्यक मोड़ देना, उस आरटीआई को अनावश्यक मोड़ देना, सही डिसीजन पे ना लाना, और डीओपीटी का सर्कुलर 2014 का जो है, जिसमें कि हर सूचना को वेबसाइट पे अपलोड न करवाना, ये कहीं ना कहीं सूचना आयुक्तों को भी खामी है, जिससे भाई पीआईओ तो चाहेगा ही सूचना न मिले, प्रथम अपीलीय अधिकारी चाहेगा कि ये कानून ही बंद हो जाए। हर लोग अपने अपने हिसाब से इस चीज को लेते हैं। आरटीआई करता चाहेगा ये कानून और मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं राहुल सर, सूचना आयुक्त भी या सूचना आयोग भी दोषी है। मेरा तो ये मानना है किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या एक शर्मनाक विषय है और ये एक धब्बा है, इस देश की व्यवस्था पे धब्बा है, चाहे वो भले ही सूचना आयोग क्यों ना हो। और हर सूचना आयुक्त को शुड फील रिस्पॉन्सिबल कि किसी आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई है तो क्या जो वो व्यवस्था पीछे छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो जो व्यवस्था ये बनाते जा रहे हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, वो किस हद तक उसके लिए जवाबदेह है। या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं अशोक कुमार जी इस पर। सर वही चीज मैं कह रहा हूं। तो मैं चाहूंगा जो भी विषय है इस पे ड्राफ्टिंग हो रही है, तो मैं चाहूंगा पहले वो कि ग्रुप के माध्यम से उसको सब जगह रखा जाए, लोग उसमें अपनी बात जोड़ें। जितनी ज्यादा ड्राफ्टिंग मैं कह रहा हूँ 10 पन्ने का होगा, बहुत ज्यादा होगा ना, इतनी होगी ना, लेकिन सारे लोग का निचोड़ रख के तब इसकी ड्राफ्टिंग को साइन पिटीशन पे लगाइएगा। मैं यही अनुरोध करूंगा राहुल सर, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुहिम में जोड़े, और इसकी जो ड्राफ्टिंग हो वो अच्छे तरीके से हो, कि कहीं से वो चाहे एसएसपी हो चाहे डीएम हो, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पद पाने के बाद, पद की लालसा बड़ी खराब चीज होती है सर, पद पाने के बाद वो अपनी जम्मत। अशोक कुमार जी, हमें लगता है कि इस दिशा में आप काम भी कर रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग आप कर भी रहे हैं कुछ इस मामले को लेकर के, तो ये जिम्मेदारी हम आपको ही सौंपना चाहेंगे। आप इसको करिए 1 हफ्ते के अंदर और बताइए, फिर उसको हम शेयर करते हैं। तो इसके लिए सर मुझे कुछ चीजों का नहीं मैं करूंगा, तो इसके लिए थोड़ी सी जो आपको जानकारी हो विपिन अग्रवाल के बारे में, वो थोड़ा सा भी मुझे दे दीजिए। बाकी चीजें तो मैं रखा हुआ हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जानकारी आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। हमारे साथियों ने प्रश्न हैंड रेज किया। शुभम शर्मा जी, बताइए आपकी क्या ग्रीवेंसेस है। शुभम शर्मा जी, अपना हैंड रेज आपने किया हुआ है, अनम्यूट करके पूछें। शुभम शर्मा जी मुरादाबाद से। ओके, ललित सोनी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? भैया प्रणाम। हाँ जी, मैं सभी महानुभावों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी सारगर्भित जानकारी दे रहे हैं। मेरा माननीय सर राहुल जी से एक निवेदन है कि अगर बाय चांस आरटीआई लगाने के बाद में अक्सर लोगों के ऊपर दबाव आता है, अक्सर लोग उसको जो है कि दबाने की कोशिश करते हैं कि आरटीआई वापस ले ली जाए और हमको जवाब न देना पड़ा। तो इस विषय में हम क्या एक्शन ले सकते हैं? कोई भी एक्शन लेने के लिए आपके पास उसका पहले तो कोई मतलब आप उसमें शिकायत करेंगे तो मतलब आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि कोई भी पीआईओ अगर आप पर दबाव बनाते हैं तो उसका आप एविडेंस रखिए और उसको कैसे उसका प्रूफ बना सकते हैं। एक बार प्रूफ आपके पास आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि ना सिर्फ सर्विस कंडक्ट रूल्स, उसके अलावा आईपीसी की धाराओं के तहत उस अधिकारी के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो अपने पद की गरिमा के अनुरूप या कर्तव्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। और ये इलीगल तरीके से दबाव बनाना, ये सब करना ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आता है। और ये इट इज अनबिलीवेबल ऑफिसर, आप उसके अगेंस्ट ना सिर्फ सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत वॉलेशन के तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं, आप पुलिस में भी उसके खिलाफ शिकायत करके उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल एक और है। मैंने विगत कुछ समय पहले, मैं तो 8-10 सालों से लगा रहा हूँ आरटीआई, और इसके अंदर मेरे को एक जानकारी जो है कि यहाँ की, मैं जैसे उज्जैन के बड़नगर में रहता हूँ, मैंने बड़नगर नगर पालिका से एक दस्तावेज मांगे थे कि मुझे 2013 से 2018 तक के आपके जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए नगर पालिका ने, वो उनकी सूची मुझे उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अभी तक मुझे
उस बात को भी 6 महीने ऊपर होगा, अभी तक सूची उपलब्ध नहीं कराई। तो सेक्शन 4 में ही देना चाहिए था उनको, आपको आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं है जी। ये सेक्शन 4 के तहत कोई भी ऐसा प्रस्ताव, कोई भी ऐसी कार्य योजना जिससे लोग प्रभावित होते हैं या लोगों से जुड़ी हुई है, इवन पॉलिसी डिसीजन तक जिसमें पॉलिसी बनाई जाती है, वो सब उसका प्रोसेस पूरा सरकार से ये अपेक्षा है, प्रशासन से अपेक्षा है, वो जनता के सामने धारा 4 के तहत रखेंगे। तो इसमें तो आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आप एक काम ये करिए कि आप जो आरटीआई में अपील चल रहा है, अपील प्रोसेस में आप करते रहिए। दूसरा, आप उसमें शिकायत लगाइए कि ये इनकी वेबसाइट पर ये प्रस्ताव प्रदर्शित नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए, और उसके लिए आप धारा 18 के तहत शिकायत भी करिए कि यहाँ धारा 4 का वॉल्यूशन किया जा रहा है। स्पेसिफिक में आपको उसका धारा 4 में क्या वॉल्यूशन हो रहा है वो मेरे जीआरडी नंबर पर आप कल कॉल करेंगे तो उसमें हम आपको अवेलेबल करवा देंगे कि धारा 4 का सबसेक्शन कौन सा है जिसका वॉल्यूशन किया जा रहा है, और उसके तहत आप उसमें कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। मुझे जानकारी ये दी गई सर, वो आपने जो जानकारी मांगी वो हमने कोई प्रस्ताव ही पारित नहीं करा, ऐसा संभव ही नहीं है सर। प्रस्ताव तो पारित ही वो तो वही तो बोल रहे हैं, वो तो आपने वो अपील प्रोसेस में जाइए, वो अलग प्रोसेस है, वो उसमें आप शिकायत करिए, उनको दंडित करवाइए, वो सब अलग है, वो भ्रामक जानकारी दी है वो सब अलग है ना। दूसरा जो प्रोसेस है वो आप लीजिए सेक्शन 4 के तहत, सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट करिए, उनको कहिए कि धारा 4 के तहत ये इन्फॉर्मेशन आप इनको स्वतः देनी थी, वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी थी, और उसमें इनको लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए सूचना आयोग की तरफ से, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक से जुड़ी हुई है। भाई पंचायतें क्या डिसीजन ले रही है, क्या प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, इसके अलावा जो नगरीय प्रशासन है, सेल्फ गवर्नमेंट जिनको परिभाषित किया गया है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये तो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय, जनता को जानने का अधिकार है। धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुभम शर्मा मुरादाबाद से कुछ पूछना चाह रहे थे आप? इधर हमारे यहाँ पे जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एक टेंडर पास किया गया था जिसमें उन्हें गाड़ियां लेनी सरकारी मतलब ऑफिसर्स के लिए। तो सर जो नियम है वो ये है कि आप 2 साल से पुराना कोई भी व्हीकल नहीं लेंगे किराए पे, उसे ठेके पे रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस। सर बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो 20 साल, जो मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन भी वो हो गया है, एक्सपायर हो गया है, वो फिर भी चल रही हैं। सर उससे वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है जब वो गाड़ियां इस रूप में है ही नहीं कि वो चल सके, और उनके नाम पे विभाग जो पैसा दे रहा है लगातार। तो सर हम इसमें आरटीआई लगाए, उनसे पूछे तो सर अब बहुत सारे लोग हैं जो हमें फोन कर रहे हैं कि भाई आप वापस ले लो या ऐसा कर लो, तो कर सकते हैं। देखिए शुभम शर्मा जी, ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अनुरोध तक है तब तो ठीक है, निश्चिंत रहिए। आपको जो डिसीजन लेना है, आप अगर परस्यू करना चाहते हैं तो परस्यू करिए, लेकिन ये अनुरोध कहीं अपरोक्ष धमकी के रूप में ना तब्दील हो जाए, इसका ख्याल रखिएगा कि वो पीआईओ सर ऐसे मेरी आइडेंटिटी बांटा, ये भी तो गलत ही है ना। पीआईओ देखिए, आइडेंटिटी तो जितनी रहती है, जितनी देनी चाहिए, वो आइडेंटिटी मतलब जो आपका नाम रहेगा, नंबर रहेगा, ये सब तो आपको और पता, जो कम्युनिकेशन का एड्रेस रहेगा वो तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर वो पीआईओ के पास में है ना, कौन एग्रीमेंट है, देखिए वो तो ये सच्चाई की लड़ाई जो है इतनी इजी नहीं होती है शुभम शर्मा जी, सच्चाई की लड़ाई इतनी इजी नहीं होती है। आपको मालूम है कि कई तरह के टेंडर प्रोसेस में माफिया तत्व जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, तो इस तरह के लोग होते हैं, आपराधिक छवि वाले लोग होते हैं कई बार। तो जब आप जानकारी के लिए आप किसी चीज में जाते हैं, किसी चीज में हाथ डालते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है, बाद में मालूम पड़ता है आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल लिया है। तो ये अपने को पहले से मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं है। जब आप इस देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये इतना छोटा काम नहीं है, और उसके लिए आपको अपनी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रखनी पड़ेगी, और अपने प्रिकॉशंस आप रखिए, और
कोई फोन आता है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इंटरेक्शन, मुझे कई बार लोग ये बताते हैं कि हमको बुलाया उन्होंने, अधिकारी ने वहां पर सरकारी कार्यालय में, और फिर हमारे ऊपर उन्होंने मारपीट का आरोप लगाते हुए हमारे खिलाफ फर्जी केस डाल दिया सरकारी कार्यालय में बुला करके। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिनिमम इंटरेक्शन रखिए, पीआईओ के ऑफिस में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके संभव करिए कि संभव हो सके आप ये करिए कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप शिकायत करें, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही कम्युनिकेशन करिए। इन्फॉर्मेशन आप उनको बोलिए कि भाई मैं डाक टिकट का पैसा दे रहा हूँ, आप मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट से ही मुझे भेजिए इन्फॉर्मेशन। तो ये व्यवस्था आप देखिए, अगर वैसे हो तो सर वो पीआईओ जो है वो नियुक्त हुए हैं किसी और कार्यालय के लिए? हेलो सर, वो जो पीआईओ है वो नियुक्त है किसी और कार्यालय में और वहाँ पे अटैच किए हुए हैं कुछ दिन? ठीक है, वो जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं पीआईओ, तो उन्हें पीआईओ बना रखा है, फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीआईओ के पास 10 कार्यालय हैं, वो 10 कार्यालय के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि वो पीआईओ हैं। ठीक है शुभम जी, उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब भविष्य में अगर कुछ कार्यक्रम में आगे भी बढ़े। और सत्येंद्र सिंह जी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति कुछ पूछना चाह रहे हैं। सत्येंद्र सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। सत्येंद्र सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सत्येंद्र सिंह जी, हाँ जी बताएं। हेलो हेलो सर। हाँ बताइए। सुनाई दे रहा है सर? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है, आप बस प्रश्न पूछिए। सर मैं सत्येंद्र सिंह, पूर्व सैनिक, कारगिल योद्धा और आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ सर। कहाँ से हैं सत्येंद्र जी? सर मैं सत्येंद्र सिंह, पूर्व सैनिक, कारगिल योद्धा और आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ 10 साल से। जमशेदपुर से लेकर बिहार तक हम काम करते हैं। और यहाँ भी हमने 2018 में सूचना मांगा था। एक थाना प्रभारी चंडी है, बिहार का मामला है। तो हमने ये पूछा था कि गांव में, जो हमारा गांव में नलियो योजना, गली निर्माण, पक्की गली का पक्कीकरण वगैरह, खाई खत्ते भरकर पेड़ पौधे लगाया, हमने उसमें सूचना मांगा था थाना प्रभारी चंडी नालंदा जिला से। सर उसका रिजल्ट हम लोग इसे जमशेदपुर में रहते हैं, झारखंड में। हम इस साल आए थे अप्रैल में। आने से पहले मैं एक लेटर दिया था थाना प्रभारी को कि हमको उस लोग से डर है, इसलिए हमको सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, लेकिन सर मेरे ऊपर इस साल में मेरा लड़का भी जेल में है, हम भी जेल गए हैं, 1 महीने के बाद जेल से आए हैं। और ये सूचना मांगने कारण हुआ है। और वही थाना प्रभारी हमको वो जो दबंग लोग से मिलके और जेल भेजा है। तो सर हम चाहते हैं, आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में कुछ किया जाए। और अभी तक हम लिख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम डर के अपना काम नहीं छोड़े। हम समाज सेवी हैं वहाँ पक्का। हमने वहाँ जमशेदपुर में 6 बच्चा को मुआवजा दिलाया है। जो बच्चा मर गया था वहाँ मेरा अच्छा लाइजन था, डीसी एसपी सब जानते थे। लेकिन यहाँ हम नए हैं, मेरा गांव है, लेकिन यहाँ हमको कोई नहीं जानता। लेकिन हम अपना काम जारी रखे हैं सर, आप लोग का आशीर्वाद से सक्सेस मिला है। लेकिन हमको धोखा की तरह ये लोग जेल भेजा है और मेरा लड़का अभी भी जेल में है। कल डीएसपी साहब के पास गए थे, हमने उनको बोला कि सर हम क्रिमिनल नहीं है, हम समाज सेवी हैं, कारगिल योद्धा हैं, पूर्व सैनिक है सर, हम मेरे साथ आप ऐसा किया है। तो हमको बोले आप ठीक है, आप कभी आइएगा। बताना चाह रहे सर नहीं, और हमारे साथ ऐसे से किया गया है। और यहाँ आने के बाद 6 महीने में हमने 20-25 आरटीआई फिर भी मांगा है। बाहर निकलने के बाद भी हम नहीं डर रहे कि ऐसा हम डर गया है। सर हमें आप लोग से मदद चाहिए बस। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप लोग आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पर। जो भी कानून सम्मत जो जानकारी होगी वो आपको प्रोवाइड की जाती रहेगी। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि जब आप सच की लड़ाई लड़ते हैं तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य होते हैं जहां आपको डिस्करेज किया जाता है, आपको परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। पर आप निराश मत होइए, क्योंकि ये सब चीजें एक सिस्टम का व्यवस्था होती है। देखिए क्या होता है कि आप जिन लोगों से टकरा रहे हैं वो क्रिमिनल हैं, और जो भ्रष्टाचार जो करते हैं वो हमेशा, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि ये सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है और ये हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। तो वो अपने जो उसके हक में होता है वो करता है। उसको लगता है कि उसके पास जो पावर है, जो जितने भी लीगल मीन्स होते हैं उसके तहत वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो आप अपनी सच्चाई की ताकत के साथ लड़िए। लेकिन वही मैंने बार बार कहा है कि देखिए, अगर आप बहुत
आप सबको मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जब भी आरटीआई लगाएं और उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन है अधिकारियों के साथ बहुत ही नपा तुला होना चाहिए। उसमें आपको ये देखना चाहिए कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो कल को आपके अगेंस्ट वो यूज करे। और इसीलिए ना चाय का व्यवहार रखिए ना कुछ रखिए, अपना बिल्कुल आप जितना लिमिटेड रहेंगे तो अधिकारी ये ज्यादा से ज्यादा ये बोल देगा कि हाँ वो परेशान करता है, लेकिन कभी वो ये नहीं कह पाएगा कि वो ब्लैकमेल करता है या मेरे पास आया था मुझे ऐसा किया वैसा बोला। ये सब तमाम चीजें होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लिमिटेड कम्युनिकेशन के साथ, और दूसरा जैसे आपने बोला मुआवजा दिलवाया, ऐसी मतलब जैसे आपकी आरटीआई जो लगाते हैं आप, उससे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा हो, उसको आप कोशिश करिए कि आपकी आरटीआई से मांगी जानकारी से कुछ बदलाव हो रहा हो, आपके आसपास व्यवस्था कुछ बदल रही है, प्रशासन शासन जो है जवाबदेह बन रहा है, उस व्यवस्था के तहत काम रखेंगे, आपको कोई छू नहीं सकता है। क्योंकि ये जो भ्रष्ट लोग होते हैं ये भले ही डराने के लिए बहुत कुछ करते हैं कहते हैं, लेकिन जितना आदमी ईमानदार होगा उससे डरते भी बहुत हैं, बहुत घबराते हैं, खौफ खाते हैं ये लोग। नहीं सर, तो मैं तो सर ये बोलूंगा, हमने सर मेरा तो यहाँ पुलिस पर या कानून पर विश्वास उठ गया है। झारखंड में हमको नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए क्या होता है, आप उसमें शिवानंद जी आपको याद होगा कि उड़ीसा से एक अपने साथ जुड़े थे वो सज्जन, कौन? आरटीआई लीडिंग एक्टिविस्ट जो है वहां पर उड़ीसा से? हाँ हाँ, वो आपके एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। उनको कितना प्रताड़ित किया गया था बताइए। हाँ हाँ, उनको तो जेल में रखा गया था, एयरफोर्स के थे, और उन्होंने फिर जजों के बारे में अच्छा खासा आरटीआई लगा। अभी भी वो काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा अभी भी वो काम कर रहे हैं। क्या होता है कि जब आपको, आप देखिए अगर कोई गलत ढंग से जेल भेजेगा तो उसमें भी आप उसकी मतलब है ना, उस भ्रष्ट अधिकारी की आप कब्र खोद सकते हैं। ये याद रखिए सत्येंद्र जी, अगर कोई गलत तरीके से काम करता है तो उसको उसमें पूरी, हमारे यहाँ कानून में आप धाराएं पढ़ लीजिए, गलत एफिडेविट देना, गलत जानकारी देना, गलत सजा देना, अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग करते हुए कार्यस्थल पे कार्य करना, ये सब तमाम चीजें हैं। आप उस अधिकारी के अगेंस्ट डी करवा सकते हैं अगर किसी ने गलत तरीके से आपको सजा भी दिलवाई है, गलत तरीके से वो चार्जशीट ही गलत बना दी हो, तो लोग करते नहीं है फॉलो। अगर सर आप हमने सही तरीके से, हमने जो मुद्दा उठाया था उसमें हमने एक यहाँ पर लोक शिकायत निवारण वो पदाधिकारी हैं अनुमंडल में, हमने वहाँ एक दायर किया था केस। 40 डिसमिल ये आदमी जमीन कब्जा किया है, और वो भी खई खत्ता जो गांव में पटवन होता है उसका वो पूरा भर के ये अतिक्रमण किया है। उसमें सर हमको सक्सेस मिल गया है, ऑर्डर मिल गया है कि नहीं वो अतिक्रमण है। सीओ भी बोला है और पदाधिकारी बोले कि नहीं अतिक्रमण है और इस पर कार्रवाई किया जाएगा। वो उसी का एक भाग से हमको सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पूछते रहिए सवाल सत्येंद्र जी, और लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आपको कोई भी यहाँ पर मतलब यहाँ पे कई एडवोकेट भी हैं जिनका लीगल बैकग्राउंड काफी अच्छा है, तो वो आपको यहाँ पर वो सलाह भी दे सकते हैं। कल को आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो वो सलाह भी आपको यहाँ मिल जाएगी। हाँ गोविंद सर, ऐसे आपका नाम बहुत सुना सर, अच्छा हमें लगा। सत्येंद्र जी, आप इसी तरह से जोड़ते रहें और अपने अन्य साथियों को भी कार्यक्रम से जोड़ते रहें अधिक से अधिक, और इसी प्लेटफॉर्म पर आपको अपना समाधान मिलता रहेगा। गोविंद पाटीदार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, एंडरेज किए हुए हैं, पूछिए प्लीज। त्रिवेश शुक्ला जी सतना से क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, ठीक है, पहले गोविंद पाटीदार जी पूछे। हाँ जी। अच्छा, पाटीदार सर जी, मैं राहुल सर से 2-3 चीजें पूछना चाह रहा था कि आरटीआई अधिनियम ये कहता है कि सूचना आयोग आरटीआई का प्रचार प्रसार करेगा। सर, आप ही की एक सुनवाई मैंने सुनी थी, उसमें एक पीआईओ थे जो एसपी थे या शायद आईएएस रैंक के ऑफिसर थे, वो धारा 6(1) के तहत आवेदन को रिजेक्ट कर रहे थे। तो क्या सर इनको ये दिया नहीं जाता है क्या प्रशिक्षण वगैरह आयोग की तरफ से? नहीं, आयोग की तरफ से नहीं प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है ये उनके विभाग में, उनको विभाग को करवानी चाहिए। और अच्छा। इसके लिए होता क्या है गोविंद जी, मैं आपको वस्तु स्थिति बताता हूँ। जैसे आयोग के पास ये पावर है कि आयोग रिकमेंड कर सकता है कि ये ट्रेनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए या ट्रेनिंग दी जाए। सबसे ज्यादा मामले जो है आपको मालूम होगा कि पंचायत विभाग के आते हैं। पंचायत में वो भी जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं,
अब हाँ, ये हाँ, हाँ। इनका आपको मालूम होता है कि इनकी ज्यादा शिक्षा दीक्षा ज्यादा उस स्तर की रहती नहीं है और अक्सर वॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है, तो ब्लेटेंट हाँ। डिसरिगार्ड रहता है कानून के प्रति। और आंख बंद करके अगर आप केस देखें तो मैं बता रहा हूं कि इस वक्त जितने जिला पंचायत और पंचायतों के जो मामले आते हैं उसमें 98% मामले ऐसे हैं कि आंख बंद करके सब पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया जाए। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि पेनल्टी सॉल्यूशन नहीं है, इससे व्यवस्था नहीं बदलेगी, क्योंकि वो जो अगर कोई भ्रष्ट आदमी है उसके ऊपर पेनल्टी लगा दोगे तो वो करेगा क्या? वो जा करके उल्टा और ज्यादा करप्शन करेगा। अभी हाँ, उसको अभी रिकवर करना है। अभी 20% खा रहा है, अभी 20% खा रहा है, कल को 30% खा लेगा, बोलेगा कि मेरा तो नुकसान हो गया, सूचना आयोग ने इतनी पेनल्टी लगा दी है। तो हाँ। मेरा कहना है कि इनको ट्रेन करना, सेंसिटाइज करना ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत जरूरी है। आयोग ने इसमें एक ऑर्डर भी निकाला था कि इनकी ट्रेनिंग की जाए। 1 साल पहले ऑर्डर निकाला था, आज तक मेरे पास उसका कुछ वो आया नहीं है कि कोई ट्रेनिंग हुई है। तो फिर हमने भी फिर उसमें फिर डायरेक्ट फिर उसमें पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि जिस व्यक्ति की सैलरी मान लीजिए कि बहुत कम है, 18,000 है, 12,000 है, 7,000 है, उसको 25,000 का जुर्माना तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि प्रैक्टिकली अगर उस व्यक्ति की सैलरी इतनी नहीं है और आपने उससे ज्यादा जुर्माना कर दिया तो वो बेचारा खाएगा क्या, परिवार कैसे पालेगा? तो जो भी निर्णय होना चाहिए वो बहुत संवेदनशील तरीके से होना चाहिए और मुझे लगता है कि एक अप्रोच के साथ होना चाहिए कि व्यवस्था बदले। व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी लगाने से नहीं बदलेगी, लेकिन ये भी तय है कि पेनल्टी लगना बहुत जरूरी है और वो स्ट्रिक्ट एक मापदंड होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आएगा तो उसको कुछ ना कुछ पेनल्टी, अगर थोड़ा सा जैसा भी है उस स्तर का उसको पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि जो एक्ट का एक पालन होना चाहिए, जो एक डर होना चाहिए, वो इस वजह से भी खत्म होते जा रहा है कि बहुत ही जो पेनल्टी की जो व्यवस्था है या उस हिसाब से जिस हिसाब से पेनल्टी लगनी चाहिए थी वो नहीं लगती है। लेकिन उसके लिए मेरा ये कहना है कि उसमें एक जवाबदेही जो है वो जो है वो पूरी तौर से आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर भी बनती है, जो आरटीआई आवेदक है उनके ऊपर भी बनती है। आप सबको ये भी देखना होगा कि पेनल्टी बहुत जो भी पेनल्टी लगाई जाती है, जो आधार होता है, जो जानकारी मांगी गई है, वो इम्प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए। मतलब वो 10 साल की, 20 साल की जानकारी और वैसी नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूं एक कागज की भी जानकारी नहीं दी। आप एक बात को समझिए, एक बहुत अच्छा विषय ये है जो आप सब लोगों को समझना चाहिए। सिर्फ एक पन्ने की जानकारी अगर नहीं देता है उसके लिए भी 25,000 रुपए है, या 25,000 पन्नों की जानकारी नहीं देता उसके लिए भी 25,000 रुपए है। तो फैसला आपका है। अगर आप किसी को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक पन्ने की जानकारी मांगिए और फिर आप देखिए फिर आयोग भी और वो आयुक्त भी क्या करेगा जब उसके सामने आएगा कि भाई ये तो मेरी बस एक पन्ने की जानकारी थी, इन्होंने नहीं दी। तो वो तो फिर आयोग के सामने वो आयुक्त भी आपके अगेंस्ट जाने में वो 10 बार सोचेगा। वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर सोचेगा कि भाई मैंने इस पर पेनल्टी नहीं लगा रहा हूं, मुझे शर्म आनी चाहिए। तो ये आपको तय करना है कि आप कैसे सिस्टम को जवाबदेह बनाते हैं। आप एक एक पन्ने की मांगना शुरू करिए और फिर देखिए, और हर वॉल्यूशन में फिर 25,000 मांगिए, बोले कि सर ये देखिए इनकी लापरवाही देखिए, आप एक पन्ना नहीं देते बन रहा है इनसे। उसका कोई जवाब है किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास? इस देश में किसी भी सूचना आयुक्त के पास इसका जवाब मिलेगा और किसी अधिकारी के पास इसका जवाब मिलेगा कि एक पन्ने की जानकारी मांगी थी, क्यों नहीं दी, कौन सा पहाड़ टूट गया था? वो करना शुरू करिए, आप देखिएगा कैसी व्यवस्था बदलती है। अच्छा सर, एक चीज लगाइए, और आप 50 एप्लीकेशन लगाइए, सिर्फ एक एक पन्ने की मांगिए, अब देखिए फिर उसके बाद। सर यहाँ पे एक श्रीमान जी ने कहा था कि उनको विभाग से फोन आ रहे आरटीआई आवेदन वापस लेने के लिए वगैरह वगैरह। सर मैंने खुद ने एक प्रयोग किया है इस संदर्भ में कि मैं किसी सारे पीआईओ गलत नहीं होते सर। आपको आपके आसपास में एक पीआईओ अच्छा सा मिल ही जाएगा। आप उसके ऑफिस में बिना नाम पते के ईमेल एड्रेस, पत्राचार के लिए ईमेल एड्रेस भी मान्य है सर, ईमेल एड्रेस के थ्रू पत्राचार के लिए उसको आरटीआई आवेदन दीजिए सर। उसके बाद वो जैसे ही उसको ट्रांसफर करेगा आपको जानकारी ईमेल से मिल जाएगी सर। और ये मेरा प्रयोग है और सफल भी रहा हूँ सर इस चीज में। तो उन भैया से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी ऐसा प्रयोग करें, ना कि मैं आपसे अपना सहमत हूँ पता, गोविंद जी। मोबाइल नंबर इत्यादि देने की बजाय। गोविंद जी मैं आपसे सहमत हूँ कि बहुत सारे मुझे पीआईओ खुद ऐसे मिले, मैं
सूचना आयोग बनने से पहले मैंने भी आरटीआई लगाई है और जानकारी ली है। मुझे भी ऐसे ईमानदार ऑफिसर, वो भी पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग में मिले। मैं गया और उनको बहुत ही एक हाईली इन्फ्लुएंशियल आदमी की जानकारी मैंने मांगी थी, उसके टेंडर और उसके रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी मांगी थी, और वो सब जानकारी उन्होंने मुझे फाइल का अवलोकन कराया। मैंने उसमें जितने चिन्हित डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने उसकी लिस्ट बनाई, उनको एक एप्लीकेशन दी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उन्होंने बकायदा मुझे सर्टिफाइड करके वो सारी कॉपीज मुझे दे दी। और वो मुझे मालूम था कि वो हाईली इन्फ्लुएंशियल जो आदमी था वो बहुत ही कनेक्टेड था, पॉलिटिकली बहुत हाईली कनेक्टेड था, और मुझे मेरे मन में अंदर था कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे हो सकता है मुझे डिनाई कर दें या किसी बहाने से वो फाइल मुझे नहीं दिखाए, लेकिन मैं कायल हूँ उस अधिकारी की ईमानदारी की कि उन्होंने मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई और बकायदा उन्होंने उसी समय मुझे उसकी कॉपी करवा करके सर्टिफाइड कॉपी दी। सर एक लास्ट बात है मेरी, जो अपना मध्य प्रदेश में पोर्टल बना हुआ है सूचना के लिए, सर इस संदर्भ में मैं थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी जानता हूं, तो इस संदर्भ में मैंने उनसे पूछा कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के आरटीआई पोर्टल को सभी राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने कॉपी किया हुआ है, आप भी वहां से कॉपी कर लेते। इतना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट बनाया हुआ है इन्होंने। गोविंद जी, मैं खुद, विमल जुल्का जी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, मैं खुद दिल्ली गया। आप तो आईटी की जानकारी रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं वहां से कोड लेकर आया हूँ उस वेबसाइट के। हाँ सर। पूरा कोड ला करके यहाँ पे एनआईसी वालों को दिया, क्योंकि एनआईसी वाले घबरा रहे थे, बोले थे कि वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो वेबसाइट नहीं देंगे, क्योंकि विमल जुल्का साहब जो है वो मध्य प्रदेश कैडर के ही आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और उनसे मैं पहले से जुड़ा रहा, और मैं अक्सर उनकी सुनवाइयों में जाकर के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब वो सुनवाई करते थे तो मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था कि वो किस तरह से व्यवस्था कैसे चलती है और कैसे वो प्रशासन में जवाबदेही लाते हुए किन बातों का ख्याल रखते हैं। तो वो मैं वहां पे जाकर के उनसे मैं बहुत कुछ सीखता था। अब उसके बाद जब ये चीजें हुई और फिर मुझे लगा कि यहाँ पर ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश की वेबसाइट भी उसी स्तर की बननी चाहिए थी, जो मैं मानता था कि पूरा वो उसी तरह से ऑटोमेटेड वे में चले। तो उसके लिए तो कोड ला करके हमने पूरा की पूरा कोड यहाँ पे दे दिया। हाँ सर। मेरा रोल मैं जितना उसमें निभा सकता था प्रोएक्टिव, वो मैंने निभाया है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि अब कोड आ गया, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो वो मतलब एनआईसी किस स्तर पे काम कर रहा है और क्या हो रहा है। हाँ सर। सर मैंने इस बारे में इनसे बात भी किया, मैंने बोला कि सर मध्य प्रदेश आईटी हब बन चुका है, आप चाहे तो एक टेंडर निकाल दे, आपको 10,000 रुपए में स्टैंडर्ड वेबसाइट बना के मिल जाएगी। ये मैंने बोला, और मैंने ये भी बोला कि सर आप 10,000 भी मत दे, मैं खुद अपने इस स्तर पे इसको तैयार करवा दूंगा आपके लिए। तो वो बोले कि बड़े अधिकारी डिसीजन लेते हैं, ये होता है वो होता है। उन्होंने बोला सर आप खुद एक अच्छे सक्षम अधिकारी है, डायरेक्टरेट लेवल के अधिकारी है, आप से और ऊपर कौन डिसीजन लेगा। तो इस पर सब शांत हो जाते हैं। वो बहुत बहुत सही बात आपने बोली है गोविंद जी कि 10,000 रुपए में जो काम होता है वो 10 लाख या शायद ज्यादा के लिए वो टेंडर जारी करके, क्योंकि वो आप कैसे सरकारी सिस्टम काम करता है आपको पता है, वो 10 लाख का टेंडर जारी होगा तो उसमें कहाँ कितना लगेगा और प्रोग्रामिंग का एक्चुअल प्राइस क्या रहेगा। खैर, त्रिवेश शुक्ला जी सतना से कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए त्रिवेश शुक्ला जी। जी सर नमस्कार। हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए, सीधे प्रश्न अपने पूछिए जी। नमस्कार। आप जी सर मैं एक आरटीआई लगाया था सर जनपद पंचायत मसगांव में सर 9/11/2021 को लगाया था सर। उसकी सर जानकारी मुझे आज दिनांक तक नहीं मिली है, और जिला जनपद सीओ एवं जिला सीओ द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाकर रोजगार संघ द्वारा के माध्यम से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करवा दिया गया है सर थाने में, और दबाव बनाया जा रहा है कि या तो आप अपनी आरटीआई वापस ले लीजिए, या तो जो आप बोले हम वो सचिव से आपको दिलवा देंगे, रुपये की मतलब डिमांड बोल रहे हैं कि हम आपको 10 लाख रुपए दिलवा दे रहे हैं, अपनी आरटीआई वापस ले लो, या तो फिर आप जेल जाने को तैयार हो जाओ। तो मैं राहुल सर जी से इस बारे में थोड़ा समझना चाहता हूँ। फर्जी केस की व्यवस्था तो मैंने आपको बताया था। जी सर। क्या होता है जी वो मैंने पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जी कि फर्जी केस जो होते हैं उसमें किस तरह से आईपीसी के तहत आप जो धारा 190
4 है, 195 है, उसके तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये जो बात होती है ना फर्जी, उसमें आपने क्या कार्रवाई करवाई? आपके खिलाफ फर्जी केस हो गया तो फिर आपने उसको क्या किया उसमें? सर अभी थाने में सर जो मेरे पास केस दर्ज, मेरे नाम से केस दर्ज हुआ है सर, उसमें भी मेरे ऊपर 160 के तहत से नोटिस जारी हुआ है मेरे नाम से सर। 160 के तहत जो नोटिस है उससे मैं 3 दिन थाना गया हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे थाना प्रभारी साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि आप 194, 195 की कार्रवाई जो है आप उसमें आईपीसी की धारा के तहत उसमें आप उसमें देखिए तो कि कैसे आप उसमें फर्जी केस अगर किया है तो उसमें एक्शन तो लीजिए आप उनके खिलाफ। आप एक वकील को आप कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पर। जी सर। और उसको लेकर के आप करिए। ठीक है, मैंने बोला ना कि देखिए क्या होता है, जिसके पास जो पावर होती है वो उसका मिसयूज करता है। जी सर। तो उनके जिनसे आपने जानकारी मांगी होगी, हो सकता है कि उनसे रिलेटेड जो लोग जुड़े होंगे उन्होंने ये मिसयूज करते हुए आपके खिलाफ फर्जी केस कर दिया है। लेकिन आपके पास तो रेमेडीज है ना उसकी, तो रेमेडीज लीजिए ताकि लोगों को मालूम तो पड़े कि कानून का शासन है, कानून का राज है। ठीक है, कानून का राज है इसीलिए एफआईआर भी होगी क्योंकि कानून का राज ये भी कहता है कि कोई अगर शिकायत आती है तो उसकी एफआईआर की जाए। जी। अब सवाल ये होता है कि फर्जी, लेकिन फर्जी है तो भाई फिर आप उसमें उसको परस्यू करके फिर आप इसको ऐसे मत छोड़िए फिर, क्योंकि मोटिवेटेड है ना, फर्जी है ना, तो फिर आप उसको लॉजिकल एंड तक ले जाइए। उसमें जो अधिकारी शामिल है उसमें जिन्होंने फर्जी एफआईआर करवाई है उनके खिलाफ भी जांच, उनका रोल क्या था। क्योंकि भाई आप कल को अगर ये आप समझिए उस बात को कि अगर हम अगर हम इस बात पर रोक लगा दें कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो फिर आप बोलोगे कैसा अजब अंधेर नगरी है, शिकायत करते हैं एफआईआर ही नहीं होती है। जी भाई शिकायत होगी तभी तो एफआईआर हुई। जी। लेकिन आपका कहना है शिकायत झूठी है जी। क्योंकि आप अगर शिकायत होगी एफआईआर नहीं होगी तो फिर आप बोलोगे कि कानून का राज नहीं है। जी। तो चलो ठीक है, कानून का राज है, एफआईआर हो गई। सर इनके द्वारा सर एफआईआर अभी दिसंबर 2021 में की गई है सर। सर मैं अभी तक तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए। सर मैं रोजगार सहायक के खिलाफ सर मतलब 1 वर्ष पूर्व से डीएम साहब और एसपी साहब के पास जिला के पास सर आवेदन दे चुका हूँ। क्या भैया एफआईआर करने वाला व्यक्ति कौन था? रोजगार सहायक तो नहीं था ना? रोजगार सहायक ही है सर। अच्छा, लेडीज है। वेरी गुड। अब उसने क्या एफआईआर किस बेस पे दी है? छेड़खानी के हिसाब से मेरे साथ की कम बाधा डाले वो छेड़खानी कर रही है। तो फिर आप गए थे उनके कार्यालय में? सर मैं कार्यालय नहीं गया हूँ सर। तो बस ठीक है, आपके पास उनके पास एविडेंस ही नहीं है। सत्येंद्र सिंह चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? एविडेंस आपके खिलाफ देखिए त्रिवेश जी, उनके पास जब एविडेंस नहीं तो डर का है, किस बात का है? उसके बाद फिर उस महिला के खिलाफ आप कार्रवाई करवाइए। फर्जी मुकदमा, फर्जी एफआईआर लगना 194 के तहत उसमें दंडनीय प्रावधान है जी। 194, 195 उसमें करिए आप कार्रवाई। सर मेरे सर एक क्वेश्चन आता सर प्लीज। सर मैंने 1 अप्रैल सर 14 दिसंबर 2021 को किया था सर। 1 अप्रैल सर मैंने किया 14 दिसंबर 2021 को, लेकिन सर उसका जवाब मुझे अभी मतलब 10/2/2022 को मिला है सर। तो सर मैं उसमें अभी 2nd अपील के लिए सर मेरी डेट अभी समय सीमा सर अभी है कि नहीं है? देखिए ऐसा है कि अगर वैसे तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए जी। लेकिन अगर आपकी देरी हो गई है, ऐसा तो नहीं है ना कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दे दिया है और वो आप बैठे हुए हैं 1 साल तक 2 साल तक इंतजार करेंगे। नहीं सर, उन्होंने सभी 10 तारीख को दिया। हाँ, 10 फरवरी को उन्होंने दिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि समय सीमा आप बस वो देखिए कि आपने समय सीमा का उल्लंघन होता है तो आप फर्स्ट अपील करते हैं जी। और फर्स्ट अपील की भी अगर आपको जानकारी समय सीमा में नहीं मिलती आप सेकंड अपील करिए। उसमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर लेट हो गया तो कोई बात नहीं, उस पर रीजन लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा लेट हो गया, इस वजह से लेट हुआ। सर प्रथम अपील के सर कितने दिन बाद सर दूसरी अपील की जा सकती है? कितने दिनों के अंदर? आप 30 दिन तक आप उसमें उनको 45 डेज का वो टाइम रहता है, क्योंकि अगर उसमें एप्लीकेशन जो रहती है तो उसको वो देखा जाता है उसका टाइम लिमिट, अगर क्योंकि थर्ड पार्टी है नहीं है ये सारी चीजें उसमें तथ्य उसमें रहते हैं। तो आप उतना ही वेट करिए और आप जैसे ही आपने प्रथम अपील की 45 डेज हो गए आप सेकंड अपील में मूव कर जाइए। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आध और प्रश्न ले लेते हैं, समय भी हो गया है। नारायण सिंह जी ने हैंड रेज किया। और नारायण सिंह जी
अनम्यूट करके पूछिए। नारायण सिंह जी कहाँ से हैं? नमस्कार सर। कहाँ से हैं? मैं सर राजस्थान के पाली जिले से हूँ सर। जो जी जी बताइए नारायण सिंह जी, क्या समस्या है? हाँ सर, मेरी समस्या ये थी सर कि एक अतिक्रमण के बारे में मैंने सर आरटीआई सूचना मांगी थी जो है तहसील से सर। जो है तो तहसीलदार तहसील कार्यालय से मुझे कुछ पैसे जमा कराने के लिए सूचना दिया, उन्होंने इंटीमेशन दिया। तो मैंने उसके रेफरेंस में सर पैसे भी पोस्टल ऑर्डर जमा करा दिया, और उसके बाद में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया सर। जो है तो उसके बाद मैंने फर्स्ट अपील किया सर, उसके बाद में सेकंड अपील भी किया। अभी सर सेकंड अपील के निस्तारण में राजस्थान सूचना आयोग ने जो है वो उनके लोक सूचना अधिकारी के फेवर में करते हुए जो है ये कहा कि भाई जो ठीक है, आप जो सूचना है वो दे दीजिए, और मतलब उसको केस को जो है ड्रॉप कर दिया सर। जो है और उसमें सर उनको मैंने सजा के लिए और धारा 19 ये 20(1) और 20(2) के तहत जो है कार्रवाई के लिए भी लिखा था, लेकिन उस पर सूचना आयोग ने कोई कार्रवाई न करते हुए उनको जो है ड्रॉप कर दिया सर। जो है तो इसमें सर क्या कर सकता हूँ सर अभी मैं? नारायण जी, इसमें सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप जैसे कोई भी निर्णय अगर सूचना आयोग के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है जी, तो आपके पास एक ही उसका रास्ता है कि आप हाईकोर्ट की राह लेंगे जी, और ये केस आप उसमें एक केस हाईकोर्ट में फाइल करिए। और जी, मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको कई आपके राजस्थान में आपको कई ऐसे एडवोकेट मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस ले सकते हैं। जी, कई लोग हैं जो ये काम करते हैं और जी, इसमें आप आरटीआई एप्लीकेशन। और मेरा कहना है कि आप लोग देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई इस तरह का कोई मामला होता है तो जी, उसमें लोग हमेशा हाई कोर्ट में जाने से घबराते हैं, लेकिन हाई कोर्ट आप जाइए उसमें, क्योंकि कई बार आप बहुत पॉजिटिव डिसीजंस भी आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जी और सर, उससे व्यवस्था में एक दबाव बनता है, एक अंकुश लगता है, जो अगर गलत ढंग से कोई काम कर रहा है उस पर अंकुश लगता है। तो जी इसीलिए सर, मुझे लगता है कि जिस चीज को लेकर के आप लोग अगर पूरी तरह से कन्विंस है कि गलत हुआ है और ये डिसीजन सही नहीं है, तो सर। आप हाई कोर्ट अप्रोच करके आप उसमें अपने फेवर में अपना डिसीजन करवा सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। ठीक है, अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। नीलेश जैन जी, आप अपनी बात पूछिए। हाँ सर, राहुल सर नमस्कार, मेरा आपसे प्रश्न है। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पे हाँ सर, राहुल सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम किसी विभाग में कार्यरत हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो पब्लिक की तरह हमें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? या इसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है कि हम एक सरकारी कर्मचारी होकर इसका, क्योंकि सर इसके परिणाम हमको मेरे को खुद इसके भुगतने पड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि देश का हर नागरिक आरटीआई आवेदन लगा सकता है। आप चाहे शासकीय कर्मचारी हो, अशासकीय कर्मचारी हो, खेती करते हो, जो भी कार्य हो, जो भी व्यवसाय हो, कोई रोक नहीं है। कुछ नहीं भी करते हो तो भी लगा सकते हैं, बस वो इस देश का नागरिक होना चाहिए। तो इसीलिए इस पे कोई रोक नहीं है। हाँ, जहाँ तक क्योंकि आप अगर किसी कार्यालय में काम करते हैं, उसी कार्यालय की जानकारी मांगनी है, तो देखिए ये बात तो तय है कि आपके खिलाफ जो भी एक्शन होगा, जो भी एक्शन लेने की कोशिश करेगा कोई, तो उसमें कभी भी आप ये देखिएगा कि जो एक्शन इनिशिएट किया जाएगा परेशान करने के लिए, उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा जाएगा कि आरटीआई आपने लगाई है इसलिए किया जाता है, क्योंकि वो इलीगल है। आपको इस तरह से कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा विषय है, जैसे आप लेट आ रहे हैं ऑफिस में, अब आपको कल को कोई बोले कि आप लेट आ रहे हैं, तो भाई तो आप बोलोगे कि प्रताड़ना हो रही है। प्रताड़ना तब होगी जब आप उनको मौका देंगे कुछ करने का। अगर आप मौका दे रहे हैं, आप ऑफिस में नहीं टाइम पे जा रहे हैं और उस पर आपका ऑफिसर जो है वो जानता है कि आप आरटीआई लगा रहे हैं, और आपकी भी मेरे ख्याल से ये अपेक्षा तो नहीं होगी कि वो टोके नहीं मुझे, क्योंकि वो जो टोकेंगे उसके अनुसार ही टोक सकते हैं। ये आप समझ लीजिए बस। हाँ, नियम के बाहर जाके अगर कोई कुछ कर रहा है, जैसे आप लेट आ ही नहीं रहे हो, उसके बाद भी आपको नोटिस सब हो रहा है कि आप लेट आ रहे हैं, तो वो गलत है। फिर उसमें वो जो भी अधिकारी आपको नोटिस दे रहा है वो खुद अपने सर्विस कंडक्ट रूल्स का वॉल्यूशन कर रहा है, उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। हाँ सर, इसमें एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, जैसे हम आर्टिकल इसमें धारा 19 के तहत अगर अपील पे जाते हैं और उसका निपटान दूसरी अपील पे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के आधार पे हो जाता है, तो क्या हम इस पे धारा 18 पे जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट नहीं जाना चाहें तो?
19 के बाद 18 पे? 19 में अगर ये केस बंद हो चुका है क्या? हाँ बंद हो गया है, लेकिन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे बंद हुआ है ये। ठीक है, तो आप उसमें धारा 18 के तहत आप शिकायत कर सकते हैं कि ये इस तरह का इन्होंने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया था। लेकिन लीडिंग और ये लीडिंग बोल रहा हूँ, मिसलीडिंग और जो सही इन्फॉर्मेशन है उसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या करते हुए आपको ये देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग हमने देखा है कि एप्लीकेशन देते समय ये गलती कर देते हैं, लिखते हैं कि कुछ नहीं मिला है, कुछ मिल गया है। अब वो कुछ क्या होता है, वो तो डिफाइन नहीं है ना। तो नहीं, इसमें सर क्लियर है, इसमें क्लियर है। मैंने अपने प्रमोशन एग्जाम के खुद के नंबर मांगे हैं और इन्होंने 2 अप्रैल के समय ये आर्गुमेंट में दे दिया कि हमने इनको जानकारी दे दी है, और उस बेस पे उन्होंने मेरी डिसमिस कर दी है अपील को। बस तो ठीक है, इसमें आप ऐसा करिए कि उसमें उनको बोलिए कि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, इनको प्रूफ सबमिट करिए, ये एफिडेविट पे दे वो प्रूफ। ये तमाम चीजें जो है ये इन्फॉर्मेशन कमीशन अपने सामने मंगवा सकता है। अच्छा, तो सर इसमें हम 19 के बाद 18 पे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 18 में जाइए आप। जी जी, धन्यवाद सर। कार्यक्रम में आगे प्रशांत देशमुख भी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो हाँ, राउत जी नमस्ते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे आत्मदीप सर से ही बात करने का था ये सवाल में, और ताराचंद जी से। आप जुड़े हुए हैं? एक मिनट रुकिए, मैं आत्मदीप साहब को मैं बुलाता हूँ। 6-7 साल पहले महाराष्ट्र SIC में एक विवाद उठा चला। प्रशांत देशमुख जी रुकिए जरा, आत्मदीप साहब को बुला लेते हैं ना, वो हैं आत्मदीप साहब। जी नमस्कार सर, आ गए। प्रशांत देशमुख जी वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं आत्मदीप जी। महाराष्ट्र SIC में एक 7 साल पहले एक विवाद उत्पन्न हो गया था आयुक्त की भर्ती के संदर्भ में। तो वो मामला मैट में चला गया था, और मैट में ऑब्जर्वेशन निकाला था कि ये जो है भर्ती करने के समय कमिश्नर की नियुक्ति करने के संबंध में जो भी कमिटी का मीटिंग होता है उसके लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। तो ये ऐसे ऑब्जर्वेशन रखे थे मैट ने। तो इसके बाद में ये मामला बाबू लोग ने हाईकोर्ट में लेके जाके उन्होंने ये हाईकोर्ट से ये ऑर्डर पास कर लिया कि मैट का जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंडेटरी नहीं है स्टेट के लिए। तो इसमें मेरा ये कहना है कि ये बाबू लोग को कुर्सी पर बैठने के लिए ये जो अपील किया था, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं किया था। ये बाबू लोग को वो कुर्सी पर बैठने के लिए अड़चन निर्माण हो रही थी, इसलिए वो लोग ये मामला हाईकोर्ट में लेके गए थे। क्योंकि 2 कमीशन पे अभी 2 कमिश्नर ऐसे बैठे हैं, उसमें से एक कमिश्नर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने अपना सिलेक्शन रिटायरमेंट होने से 5 महीने पहले करके रखा था, और उसका नोटिफिकेशन का फाइल खुद के कस्टडी में छुपा के रखा था। तो मैट ने जो ऑब्जर्वेशन रखे थे 7 साल पहले, तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए सिलेक्शन कमेटी के मीटिंग के बारे में, तो उसके बारे में ऐसे ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कर सकते हैं लीगल एक्शन? ये मेट का फुल फॉर्म बताएंगे आप? मैट में जो फुल फॉर्म महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जी जी, देखिए स्टेट के ट्रिब्यूनल को ओवरराइडिंग करता है हाई कोर्ट का डिसीजन। तो मेट के डिसीजन को अगर हाई कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है, एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा ऑर्डर कर दिया है, तो वो फिर एप्लीकेबल नहीं है। उस ऑर्डर को हाई कोर्ट को ही चैलेंज किया जा सकता है, पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। और आपने जो बातें बताई है एक अधिकारी को लेके कि उसने किस तरह से नोटिफिकेशन पहले से करा लिया और छिपा के रखा, RTI एक्ट में यह भी है कि सूचना आयुक्तों के पदों पर आवेदन नियुक्ति के लिए आवेदन सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन राजस्थान में एक ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं जिन्होंने
आवेदन ही नहीं किया था। और जो पिछली स्टेट गवर्नमेंट थी, वसुंधरा जी सीएम थी, उसमें उनको मुख्य सूचना आयुक्त बिना आवेदन के बना दिया गया। ऐसा एक किस्सा मध्य प्रदेश में भी हुआ है, एक नहीं बल्कि 2 किस्से। तो ये नियुक्तियों में अनियमितताएं होती है, और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बैठक की है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी कमिश्नर कहा जाता है सूचना आयुक्तों को, तो उसमें उनकी नियुक्ति में तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये जस्टिफाई है मेट का ऑर्डर, तो आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर को कोशिश करना चाहिए पुनर्विचार याचिका दायर करके उस पर, अगर सिंगल बेंच से हुआ तो डबल बेंच में उस पर पुनर्विचार कराएं, वही एक रेमेडी हो सकती है। ओके सर, अब उसमें अपीलेंट बाबू है या गवर्नमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने रखता है हाईकोर्ट का डिसीजन, जी ठीक उसको है। खारिज कराने का। प्रशांत देशमुख जी, आप कृपया इस सुझाव को अंगीकार करते हुए उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को मनवाने के लिए आप प्रयास करिए। नरेश कुमार जी बताइए शॉर्ट में जल्दी। नमस्कार सर। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। आ रही है सर आवाज? सर मैं एक राज्य सूचना आयोग में मेरा एक राजस्थान के अंदर एक केस था, तो जो मेरे केस की फाइल है, उस केस की फाइल से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे पीआईओ से, राज्य सूचना आयोग की से, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने अपनी तरफ से 15 दिन बाद आरटीआई एप्लीकेशन करने के बाद मैंने उनको अपने आईडी से 150 रुपये मैंने उनको फीस भी भेज दी आईपीओ के माध्यम से। फिर भी उनका 30 दिन होने के बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने फर्स्ट अपील कर दी। फिर फर्स्ट अपील जब मैंने ऑनलाइन अप्लाई की तो उसमें ऑप्शन आता है फर्स्ट अपील के अंदर कि आप प्रेजेंस हीयरिंग, पर्सनल हीयरिंग चाहते हैं नहीं चाहते, तो मैंने उसमें नो का ऑप्शन कर दिया, मैं पर्सनल हीयरिंग नहीं चाहता। फिर उसके बाद मेरे पास लेटर आता है कि फर्स्ट अपील होता है कि भाई पुराने 22 तारीख को आपको वहाँ पे पर्सनल प्रेजेंट होना है। फिर उसके बाद मैंने ईमेल कर दी जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो मेरी वर्चुअल हीयरिंग करवाई जाए। फिर उसके बाद फर्स्ट अपील राइट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई आप उस दिन अनुपस्थित थे और आपको ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी गई है 30 दिन के बाद। और ऑनलाइन जब मैं साइट पे चेक करता हूँ या मेरी ईमेल चेक करता हूँ तो उन्होंने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाई। हेलो। ये नरेश कुमार जी, आपका प्रश्न सुन लिया है आयुक्त महोदय ने, आपके प्रश्न का जवाब देंगे। सर जवाब दें प्लीज। जी देखिए, इसमें नरेश कुमार जी, पहली चीज तो ये कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये आरटीआई एप्लीकेशन आपने दायर की, उसके बाद आपको जवाब जो है वो क्लेम कर रहे हैं फर्स्ट अपील अथॉरिटी कि आपको जवाब मिल गया। आप अपने ईमेल आईडी पर, जो क्या होता है कि कई बार आप स्पैम में चले जाइए, हो सकता है कि अगर नोटिफाइड जगह से नहीं आ रहा है तो आपकी ईमेल में स्पैम में भी वो जवाब पड़ा हो सकता है। एक बार स्पैम को भी चेक कर लीजिएगा, है ना। स्पैम फोल्डर जो होता है ना, जिसमें अनसोलिसिटेड मेल आते हैं, जिसमें जो आपके पास रजिस्टर्ड मेल नहीं होते या जिनसे आप कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, वो आदमी अगर पहली बार कर रहा है तो उसमें एक ऑटोमेटिक व्यवस्था रहती है कि वो स्पैम में चले जाता है। तो एक बार स्पैम आप देख लीजिए, अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो आप सेकंड अपील कर दीजिए इस मैटर में कि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है और कोई जानकारी नहीं मिली है मुझे अभी तक, और ये जो पीआईओ है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। इसमें यही एक रास्ता है। तो मैंने सर इस कंसर्न में एक बार मेरा पक्ष मौजूद करने के लिए जो इसकी जो वेबसाइट को जो देख रेख करता है ना, जो इसका डिप्टी सेक्रेटरी है इसका डीओपीटी का राजस्थान का, तो मैंने उसको पत्र लिखा है कि भाई इन्होंने जो वेबसाइट के ऊपर जो जवाब अपलोड करा है मैंने अपने हैंड से चेक कर लिया है, उसमें कोई जवाब अपलोड नहीं किया गया है, तो कृपया आप इसको वेरिफिकेशन करके मेरे को जवाब दीजिए। नहीं, वो कर दिया आपने। अब मेरा कहना है कि अगर उसमें गुंजाइश नहीं है, पहले तो सबसे चीज है कि ऑनलाइन जवाब दिया है उसको ऑनलाइन 2 तरह से जवाब दिया जाता है, या तो वेबसाइट पे अपलोड होगा, पोर्टल में अपलोड होगा, और या फिर आपको मेल से दिया जाएगा। अब दोनों जगह नहीं है तो आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। आप अपना सेकंड अपील जो है आप सूचना आयोग के सामने दायर करिए और एक्शन का डिमांड करिए अगेंस्ट ऑफिस। ठीक है। एक छोटी सी और बताइए सर, एक थोड़ी सी और पूछ रही थी। हाँ जल्दी पूछें, जल्दी पूछें।
हाँ सर, जब हम जैसे फर्स्ट आरटी एप्लीकेशन करते हैं तो पीआईओ कितने दिन के अंदर फीस की डिमांड कर सकता है? मैक्सिमम पीआईओ क्या करते हैं जब 29वें दिन फीस की डिमांड करते हैं? ये गलत है। नॉर्मली देखिए, जो कानून जो बना हुआ है वो 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देने का है, लेकिन कई बार उसको प्रैक्टिकल उसमें ये देखना चाहिए कि कई बार मान लीजिए कि आप 10,000 पन्नों की जानकारी मांग ले, तो उसको तो काउंट करने में टाइम लगेगा ना। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि वो 10,000 पन्ने काउंट करेगा, कितने दिन में काउंट करेगा? सारे पहले वो फाइलें निकालेगा, वो 10,000 पन्ने जमाएगा, फिर उनको काउंटिंग होगी, काउंटिंग करने के बाद वो आपको इन्फॉर्म करेगा। तो अगर वो दी है वो जानकारी अगर उतने दिन में दे दिया, लेकिन अपेक्षा ये की गई है जो कानून की परिभाषा है, लेकिन परिभाषा बहुत रिजिड नहीं हो सकती है, प्रैक्टिकल परिभाषा होगी। और अगर मेरे सामने कोई ऐसा मामला आता है कि जहां उन्होंने 25 दिन 29वें दिन दी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जानकारी बहुत ज्यादा उसमें देर लग गई तो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा आप अगर नियम फीस अपील नियम होते हैं, आप अपने राज्य के फीस अपील नियम देखिएगा, उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो हर शासकीय कर्मचारी को कितने दिन में किस आरटीआई एप्लीकेशन पे कैसे काम करेगा, ये व्यवस्था बनी हुई है। हर राज्य में ऐसे फीस अपील नियम बने हुए हैं। उसके तहत अधिकारियों से क्या अपेक्षा है, कितने दिन में फर्स्ट वर्किंग डे में क्या कार्रवाई होगी, सेकंड थर्ड वर्किंग डे फोर्थ वर्किंग डे में क्या कार्रवाई होगी, ये पूरा एक चार्टेड एक प्लान पूरा बना हुआ है, एक रोड मैप पूरा बना हुआ है। तो वो कार्रवाई वो उस ढंग से की गई है या नहीं की गई है, उससे भी समझ में आता है कि अधिकारी ने क्या कार्रवाई की है, नहीं की गई है। बाकी रही बात प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की, तो वो जानकारी के स्वरूप पे डिपेंड करता है कि कितनी जानकारी मांगी गई है और उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको देने में। जी तो सर जब इसकी मतलब फिर उन्होंने क्या काम किया, जब मैंने फीस जमा करवाने के बाद उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी, एक तो मेरे को धुंधली कॉपी दे दी बिल्कुल जो कुछ भी नहीं दिख रहा, और एक सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी। फिर मैंने जब फर्स्ट अपील की ना, तो फर्स्ट अपील के 10 दिन बाद उल्टा फर्स्ट अपील एडवाइस से फोन नहीं आता, उल्टा सीपीआई से फोन आता है, उसका कल बैक फोन करता है कि आपने हमारे खिलाफ फर्स्ट अपील क्यों की, ठीक नहीं होगा। नहीं, वो ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप उसमें आप रख दीजिए कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, ठीक है, आप यही कर सकते हैं। ठीक है। नरेश जी अगली बार बाकी प्रश्न पूछेगा। अंतिम प्रश्न हिमाचल प्रदेश से नवीन जी, बताइए शॉर्ट। सर जो आपने पहले बात रखी थी अरे कि जिसमें नवीन जी, आप हिमाचल से हैं तो आप तो ये बताइए सबसे पहले आपके यहाँ मौसम कैसा है? सर थोड़ा ठंडा है, पंखे नहीं लग रहे अब तक। बाकी हम लोग ये तो नरेश कुमार जी राजस्थान से, हम लोग मध्य प्रदेश से हैं और बाकी लोग बिहार और झारखंड से भी हैं, और उनको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ गर्मी कितनी बढ़ गई है। सर देख सकते हैं, मैं बाहर बरामदे में बैठा हूँ बिना पंखे के, हवा हल्की सी चल रही है, अच्छा मौसम है, थोड़ी सी ठंडी भी है। क्या बात, बताइए नवीन जी क्या सवाल है? सर पहली बार जो आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, मेरे साथ भी हुई थी मारपीट, तो जानलेवा हमले भी होते हैं, तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि आरटीआई आवेदनकर्ता का जो नाम है, पता है, वो उसको गुप्त रखने संबंधी कोई ना कोई कानून होना चाहिए, मेरी एक बात। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब हम प्रथम अपील और द्वितीय अपील करते हैं, तो जब हमें अधूरा जवाब दिया जाए या गलत जवाब दिया जाता है, तो कई बार वो गलत जवाब दे देते हैं, 100, 500, 1000, 2000 पेज का भी कई बार हो जाता है कई। तो जब हम अपील करेंगे प्रथम या द्वितीय अपील, तो उसके साथ कितनी कॉपी साथ में अटैच करनी चाहिए? और दूसरी, अगर बीपीएल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है 2000 फोटोकॉपी अगर उसने मुझे दे दी है गलती से, तो वो कितनी फोटोकॉपीज वो अरेंज कर सकता है? क्योंकि 2000 फोटोकॉपीज का मतलब 4000 बीपीएल बंदा वो तो अरेंज कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या प्रोविजन कुछ ऐसा है कि एप्लीकेशन किस तरीके से की जा सकती है? ये बीपीएल से संबंधित प्रश्न है आपका? बीपीएल कार्ड? हाँ, बीपीएल से संबंधित हो सकता है मेरा सवाल। तो देखिए, बीपीएल में व्यवस्था बहुत क्लियर है। एक्ट में जो व्यवस्था वो ये है कि हर बीपीएल कार्ड धारक को निःशुल्क सूचना मिलेगी, उसमें कोई इसका कोई बंधन नहीं है। नियमों में बंधन डाला हुआ है कई जगह, कुछ राज्यों में ऐसे नियम है कि बीपीएल कार्ड होल्डर अगर एप्लीकेशन लगाते हैं और जानकारी अगर विकसित है, तो बीपीएल कार्ड होल्डर से अनुरोध किया जाएगा। अनुरोध शब्द है, ऑर्डर नहीं किया जाएगा, अनुरोध किया जाएगा कि वो जानकारी का स्वरूप सीमित करें, और उसके बाद वो जानकारी दी जाएगी। लेकिन अगर वो बीपीएल कार्ड होल्डर अड़ जाए कि नहीं मुझे इतनी ही चाहिए और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो दी जाएगी उसको। लेकिन एज पर एक्ट अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक खड़े हो जाए तो ठीक है, वो बीपीएल कार्ड होल्डर जाकर के बोलेगा कि साहब ये जानकारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही 4000 रुपए की है,
लेकिन एक्ट में प्रोविजन है और मुझे मिलना चाहिए। और ये मैं ये आपको ये बताता हूँ, मुझे इसलिए ये मिलना चाहिए था, इसमें ये लोकहित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूछ सकता है लोकहित क्या है, तो उसमें वो अपना लोकहित प्रूव करके अगर कानून सम्मत है तो देखिए कोई किसी जानकारी का कोई स्वरूप पर कोई बंधन नहीं, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल ये है, जब हम द्वितीय अपील करते हैं, अपील के साथ एप्लीकेशन के साथ जो हमें रिपोर्ट अगर गलत भी दिया है तो वो भी साथ में अटैच फोटोकॉपी करके साथ में देना पड़ता है 2 या 3 सेट में, जो मैंने अभी भी सुना है स्टार्टिंग में। तो वो जो सेट है वो इतने सेट, 2000 पेज का सेट, एक फोटोकॉपी करना पड़ेगा, दूसरे 3 सेट भेजने पड़ते हैं ना अपील के समय। तो क्या वो अपील के समय भी सारे जवाब के भी सेट बना के भेजने पड़ते हैं, या फिर सिर्फ एप्लीकेशन ही देनी पड़ती है कि मैंने ये वाली सूचना मांगी थी और मुझे गलत सूचना दी है या अधूरी सूचना दी है, जो उन्होंने गलत जवाब दिया है, क्या उसके भी सेट मुझे बना के देने चाहिए? मेरा सवाल ये है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा कहना है कि बीपीएल कार्ड होल्डर से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो 3-3 सेट दे, और वो ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि क्या जवाब उसका जो दिया है उसकी सारी कॉपी दे। लेकिन एक चीज की अपेक्षा की जाएगी कि वो एक सादे पत्र पर अपना रीजन लिख दे कि मैं ये इसका फोटो कॉपी का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे ये माफ किया जाए, और मैं बीपीएल कार्ड होल्डर भी हूँ, और इसीलिए ये जो नियम है इन नियमों से दूर रखते हुए मुझे ये स्वीकार किया जाए, और मैं आयोग के सामने जब आऊंगा तो मैं वो कागज आपको अवलोकन करा सकता हूँ। ठीक है सर, शुक्रिया। वो होना चाहिए, क्योंकि मेरा कहना है कि देखिए कोई भी कानून, कोई भी नियम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बनाए किस लिए गए हैं? वो बनाए हैं आम आदमी के लिए। और बीपीएल कार्ड होल्डर जो है, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, उनको तो कानून के तहत ही उनको अधिकार दिया गया है कि वो निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो उसकी तो व्यवस्था भी देखनी होगी कि कैसे होगा, उनका आना जाना कैसे होता है, क्या किया जाता है। तो उसमें तो लोगों को मुझे लगता है संवेदनशील होकर के फोन पे ही सुनवाई होनी चाहिए। व्हाट्सएप अगर है, अब ये भी बात सवाल कई लोग ये भी पूछते हैं कि बीपीएल कार्ड होल्डर जो है व्हाट्सएप कैसे चला रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, तो भाई आप लोग खुद जानकार हैं, आप लोग खुद आरटीआई लगाते रहते हैं, और आप लोग देखते हैं कि बीपीएल कार्ड होल्डर की लिस्ट कैसे बन रही है, कब से अपडेटेड नहीं हुई है, कहाँ से विधायक की सिफारिश आती है, पॉलिटिशियन की सिफारिश आती है, उसमें बीपीएल कार्ड होल्डर में नाम जुड़ जाता है, नाम कट जाता है। ये भी एक बड़ी व्यवस्था का सवाल है। तो ठीक है सर, कार्यक्रम तो हमें लगता है कि अब विराम दिया जाए, काफी लंबा खींच लिए, काफी हैंड रेज हैं, लेकिन सब हैंड रेज तो लिए नहीं जा सकते क्योंकि काफी समय पहले ही व्यतीत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। धन्यवाद। हाँ, आप सबका धन्यवाद। अगले सप्ताह हम लोग मिलते हैं, माफ कीजिएगा मैं आज देर से जुड़ पाया। अगले सप्ताह हम लोग समय पे मिलते हैं। हाँ सर, समय पे मिलेंगे तो थोड़ा जल्दी भी हो जाया करेगा, और अगले नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शिवानंद जी और राहुल सर का बिल्कुल धन्यवाद, वो दोनों जन बहुत हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद शिवानंद जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सर बहुत बहुत धन्यवाद, गांधी सर, सभी का, सौरभ जी का।